कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो और उससे भी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। बच्चों, आज का हमारा ये जो वीडियो है वह पर्वत प्रदेश में पावस पाठ पर है। इसके पहले हम लोगों ने एक छोटे से वीडियो में बहुत ही जल्दी पाठ के पूरे निचोड़ को समझा था, है ना? कि अर्थात वह पाठ हमसे क्या कहना चाहता है, ठीक है, किस तरह की कविता है। तो वो पढ़ लेने के बाद एक हमें आइडिया हो जाता है, बिल्कुल सेंट्रल आइडिया, कि इस कविता में क्या क्या चीजें हैं। आज का ये वीडियो प्रस्तुत पाठ के कवि के ऊपर और पाठ प्रवेश के पर हम बात करेंगे। इस पाठ प्रवेश से कवि हम तक कौन सी बातें पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही क्या मैं बोलूं, बारीकी से हम चीजों को समझने वाले हैं, है ना? कि कवि का जो परिचय है ना, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण रखता है जब भी हम किसी पाठ को पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो और पढ़ना शुरू करो। तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके रचयिता हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत जी। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। मतलब इन्होंने कविता लिखने का कार्य बहुत कम उम्र में से ही प्रारंभ किया। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए, है ना? अर्थात कविता कंपटीशन हुआ होगा जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होगा और जिसमें उनको पुरस्कार भी मिला। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया, अर्थात मतलब परमानेंटली वो लिखने लगे, ठीक है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में माने गए। तो छायावाद हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण काल रहा है, जिसके 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें से पंत जी अपनी एक अलग भूमिका लिए हुए हमारे सामने उपस्थित होते हैं। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है ना? मतलब जब कोई भी जो कवि है वो जब कविता लिखता है, तो उसके लिखने का जो उद्देश्य होता है ना? जो लिखने की जो चीजें होती है कि वो किस बिंदु पर या किस बात पर लिखना चाहता है, तो उनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद की स्पष्ट झलक हमें मिलती है। बाद में मार्क्सवाद और महात्मा गांधी के विचारों से ये प्रभावित भी हुए, है ना? मतलब हमारा एक विचार, कोई भी लेखक हो या कोई भी कवि हो, तो उसका एक विचार होता है, जो वह विचार वो अपने पाठकों तक पहुंचाना चाहता है। मतलब उसके जो थॉट्स होते हैं, वो जो वो सोचता है ना? जैसे हम लोगों ने कबीर को पढ़ा, मीराबाई को पढ़ा, ठीक उसी तरह उनकी जैसे एक सोच थी समाजवादी, लाइक कबीर की जो सोच थी, है ना, सामाजिकता के ऊपर। मीरा जी जो अपने प्रेम के लिए, भक्ति प्रेम के लिए मतलब जानी जाती हैं, उसी तरह यह भी लिखते हैं प्रकृति के लिए। बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े। जीविका के क्षेत्र में मतलब जीविका चलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कहीं तो हम संलग्न होंगे, है ना, जिससे हमारा परिवार चल सके, ठीक है। आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे। लोकायतन संस्कृत संस्था की स्थापना की। सन 1661 सॉरी सन 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए हैं। मतलब ये बड़ी बात हो गई है ना, कि हमारे हिंदी के सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पंत जी रहे। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, 1969 में चिदम्बरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो निस्संदेह इतने टैलेंटेड कह सकते हैं ना, इतने विलक्षण प्रतिभा वाले जो कवि हैं हमारे पंत जी, तो इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले, जो मिलना स्वाभाविक है। उनका निधन 18 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन है, ठीक। तो ये रही हमारे पंत जी के बारे में कुछ एक बातें, जो एक विद्यार्थी होने के नाते हमें जाननी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं ना, बहुत ही छिछले तौर पर पाठ को जस्ट पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। मगर
अगर थोड़ा ध्यान से चीजों को पढ़ा जाए, साहित्य को समझा जाए, तो मुझे लगता है चीजें बहुत जल्दी आसान हो जाती हैं। अब हम आते हैं पाठ प्रवेश पर। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो। डेफिनेटली ना, हम अगर सुनते हैं हिली रीजन, पहाड़, झरने, नदियां, तो ऐसा लगता है बस मतलब चले ही जाए। जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, सुदूर मतलब बहुत जो दूर है ना, हिमालय पर्वत तो यहाँ है नहीं, तो वहां जाने का जिन्हें मौका नहीं मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हो। है ना, जैसे पता चला कि हम एक पिकनिक पे जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, कहाँ जाने वाले हैं कि पास का जो पहाड़ी इलाका है ना, वो पहाड़ी इलाका सा दिखता है, तो अच्छा ग्रीनरी एरिया है, तो क्या वो हम मौका जाने देते हैं कभी? है ना। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता, ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, ऐसे में कोई कवि या उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए, जैसे अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो, तो फिर इससे अच्छी और क्या बात हो जाएगी, है ना। कि ऐसा मतलब अनुभव हमें क्लास में बैठकर ही हो जाए, मतलब वीडियो देखने वाला में अनुभव हो जाए कि हम पर्वतीय प्रदेश की का जो सुंदर प्रकृति नजारा है ना, हम उसको देख रहे हैं, हम उसको अनुभूत कर रहे हैं, उसकी सुंदरता को आत्मसात कर रहे हैं। तो पंत की यह कविता निसंदेह हमें उस जगह पे ले जाती है ना। कई बार देखो शब्दों का चुनाव इतना सुंदर होता है, या इतना मैं कहूँ सहज, है ना, एकदम नुकीला होता है कि ठक से जाके हमारे हृदय पर लगता है ना, और हम उसको अनुभूत कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। तो डेफिनेटली पंत जी की कविता हमें अनुभूत करवाती है, ज्ञान तो देती है ना, लेकिन हमें वो कविता अनुभूति करने पर बाध्य कर देती है। प्रस्तुत कविता ऐसे ही रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों निखरने की अनुभूति देती है। मतलब वो पढ़कर हमें ऐसा लगता है ना कि जैसे हमने उस प्रकृति के अद्भुत नजारे का दर्शन कर लिया हो सकता है कि हम कभी पर्वतीय इलाका घूमने ना गए हो, हिली रीजन हम ना गए हो ही सकता है, बहुत नेचुरल सी बात है। कभी कभार हमने टीवी में या कहीं इधर उधर से फोटो या कुछ वीडियोस ऐसा देखा हो, लेकिन वो देखकर भी शायद वो अनुभूति ना हो जो हमें इनकी कविता पढ़कर हो जाती है ना। वो जो सुंदरता है, लाइक अगर आप अपनी जिंदगी में, जीवन में कभी गए हो, हम्म, तो ये पढ़कर ऐसा लगता है कि सब कुछ रिफ्रेश हो गया, पुनरावृत्ति हो गई, हम फिर से एक बार घूम आए, है ना। तो पंत की कविता उस लेवल की होती है। यही नहीं, सुमित्रा नंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए भी यही अनुभूति होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट ये जो हम पढ़ रहे हैं यही बहुत अच्छा है ना। उनकी अधिकांश कविताएं ऐसे ही अनुभूति देती है। मतलब एक कवि है ना, या जो लेखक भी हो ना, वो उस समय क्या होता है ना, अपने काम को पूर्ण रूप से पूरा कर लेता है या श्रेष्ठता के शिखर पे पहुंच जाता है, जब उसकी जो लेखनी है ना, पाठक को अनुभूत करवाती है, अनुभूति देती है, उसको फील करवाती है कि हाँ ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ते पढ़ते उस सारी चीजों को देख रहे हो। यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हों। मतलब क्लासरूम में बैठकर ऐसा लगता है कि जितनी दीवारें हैं हमारे क्लास की, सारी विलीन हो गई हों, सारी मतलब गायब हो गई हों। या अभी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो पंथ की बातों को सुनकर, या आने वाले भी जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम उसको पढ़ेंगे, तो मैं इस बात का दावा करती हूँ, अगर आप ध्यान से सुन लेना, उस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा ना, आप जिस भी कमरे में बैठे हो ना, वो कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा हेजी सा हो गया है, या विलीन हो गया है, एकदम गायब सा हो गया है, और हम उसको फील कर पा रहे हैं, उसकी जो सुंदरता है ना, उसको अनुभूत कर पा रहे हैं, है ना। हम किसी ऐसे रम्य स्थान पर आ पहुंचे हैं जहां पहाड़ों की अपार श्रृंखला है। मतलब हम ऐसे जगह पे चले गए हैं जहां बहुत ढेर सारे पहाड़ हैं, मतलब आपार, उसको आप लाइक आप पूरा जो पर्वत है ना उस पार नहीं देख सकते, इतने पर्वत आपार, आसपास झरने बह रहे हो, मतलब ढेर सारा पर्वत, और उसके बाद धीरे धीरे करके झरनों की जो आवाज होती है ना, जो कोलाहल होता है उसका, वो ऐसा लग रहा है कि एक मतलब संगीत की भांति आपके कानों में क्या हो रहा होगा, झरझर झर करके सुनाई आपको दे रहा हो। सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं, और सब कुछ भूलकर एट दैट टाइम
हम अपने आसपास की जितनी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन है, डेफिनेटली क्लास 10 में है तो थोड़ा टेंशन होता है ना, तो उस टेंशन को भूलकर, अपने आप को भूलकर हमें लगता है कि थोड़ी देर हम उस कविता में ही जिए, है ना। क्यों? क्योंकि उस कविता में बहुत सारी सुंदरता है, पॉजिटिविटी है। हम कई बार ऐसा बात सुनते हैं ना कि जहाँ सुंदरता होती है ना, वहां पे क्या होती है, पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता होती है, ठीक है ना। तो ऐसा लगता है कि पूरा पॉजिटिव वाइब्स हमारे सामने आ रहे हो। महाप्राण निराला ने भी कहा था, पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल है जो वह शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से सवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देते हैं। तो वो इतनी अच्छी उपमाएं देते हैं कि जो मधुर शब्द है ना वो और मधुरतम लगता है ना। और जो कोमल सॉफ्ट सा शब्द है वो उसको और कोमलतम बना देता है ना। इतनी कई बार तुम देखना, हम किसी को बोलते हैं अच्छी लग रही हो, ठीक है, ये बात, ये अच्छे लग रहे हो, ये जाता है। हम बोल और किसी को देखकर बोलते हैं कि अरे तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि आज चांद निकल आया है। अरे बाप रे, सामने वाला तो मतलब जस्ट की क्या बड़ी उपमा दे दी, जैसे चांद निकल आया, है ना। तो कहने का ये मतलब है बच्चों कि हम जब किसी शब्द को उपमा देते हैं, किसी चीज को उपमा देते हैं, है ना, तो हम उस वस्तु की जो सुंदरता है, उसका जो गुण है ना, उसका जो गुण है उसको और बढ़ा देते हैं। तो पंत जी में ये सारी क्वालिटीज है। तो ये वीडियो आज का यहीं तक। बहुत जल्दी पर्वत प्रदेश में पावस, ये जो हमारा चैप्टर है, उसको हम वर्ड टू वर्ड, उस पूरी कविता को वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, और अगर इस वीडियो को देखकर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि कविता या पढ़ाई, है ना, वो लगातार अविरल रूप से चलती रहे। धन्यवाद।